Hello everyone, welcome to the Department of Chemistry, Fulsingnaik Mahavidyalay Pusat. My name is Gajanan Borgade, working as an assistant professor in the Department of Chemistry, Fulsingnaik Mahavidyalay Pusat. Welcome you all in a chapter Dyes, Drugs and Pesticides, which is your chapter of BSc final year, that is BSc third year, semester 5th, unit number 4. Actually, this topic is divided into the three parts. The part A is dyes, part B drugs, and part C is pesticides. First of all, we are going to discuss about the dyes, that is the part A. See, what are the dyes? Dyes are the color substances which when applied to the fibers it gives the permanent color to that fiber and resist to the action of light, water and soap. तो डाइज ये कलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जब हम उसको फाइबर पे जब अप्लाई करेंगे तो उस फाइबर को वो परमानेंट कलर दे देंगे और इनमें रेजिस्टेंस भी होता है लाइट के प्रति, water के प्रति and soap के प्रति, that is they resist the action of the light, water and soap. So कलर सब्सटेंसेस है जो कि फाइबर्स को परमानेंट कलर देते हैं और साथ ही साथ इनमें लाइट, वाटर और सोप के लिए रेजिस्टेंस भी होता है. देखो ये डाइज जो है ये हमारे डेली लाइफ में भी मतलब यूज में है. जैसे कि हमारे कपड़े हैं तो कपड़ों पे डिफरेंट कलर्स है तो उसमें तो डिफरेंट डाइज है. तो जो हमारे कपड़ों की जो कलर्स है वो इतनी जल्दी फेड नहीं होते हैं क्योंकि इनमें जो डाइज होती है इन डाइज रेजिस्ट करती है टू द एक्शन ऑफ लाइट, वाटर एंड सोप. तो इसी वजह से वो जल्दी फेड नहीं होती है. तो वही है कि जो कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फाइबर को परमानेंट कलर दे सकते हैं और साथ ही साथ इनमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी होता है टुवर्ड द लाइट्स, वाटर एंड सोप. So okay, how will you define the dyes? Dyes are the color substances which when applied to the fibers gives permanent color and also having resistance to the action of light, water and soap. अगर ऐसा है तो क्या हर कोई मतलब जो भी कलर्ड कंपाउंड हमें दिखेगा, कोई भी कलर्ड कप सब्सटेंस होगा तो वो क्या उसे हम डाई कह सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक कलर्ड कंपाउंड को हम डाई नहीं कह सकते हैं. उसमें भी कुछ कंडीशंस है. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर color substance to act as a dye? The condition number 1 is presence of chromophore. उसमें chromophore presence होना चाहिए. So this is the first condition, presence of chromophore. Second condition is presence of oxochrome. उसमें oxochrome भी present होना चाहिए. अब ये chromophore और oxochrome क्या होते हैं? देखो बेसिक कंडीशन ये दो कंडीशंस होती है किसी भी कलर्ड सब्सटेंस के लिए. अगर उसको डाई के तौर पर समझना है तो पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर एंड सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम. तो देखो क्या होते हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम. व्हाट इज क्रोमोफोर? क्रोमोफोर ये ऐसा ग्रुप होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलर प्रोडक्शंस के लिए उन डाइज में. किसी भी डाइज में जो कलर होता है उस कलर को प्रोड्यूस करने के लिए जो ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं क्रोमोफोर. द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट नियर यूवी रीजन. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में नियर यूवी रीजन में ये लाइट का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं. ये ग्रुप लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दीज आर द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर. कलर प्रोड्यूस करते हैं. तो कलर कैसे प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि इनमें कैपेसिटी होती है, ये कैपेबल होते हैं एब्जॉर्बिंग लाइट नियर यूवी रीजन. अब ये ग्रुप कौन से होते हैं? कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं. देखो नाइट्रो ग्रुप है NO2, नाइट्रोसो ग्रुप है NO, देन एजो ग्रुप है CO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड S ग्रुप है, साइनो ग्रुप है,
कुछ ये एग्जांपल्स है क्रोमोफोर के। तो आया समझ में क्या होते हैं क्रोमोफोर? क्रोमोफोर आर द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट नियर यूवी रीजन। ठीक है, अब जो कंपाउंड होते हैं, जो भी कंपाउंड्स है जिनमें ये क्रोमोफोर्स प्रेजेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्रोमोजन कहते हैं। तो क्या होते हैं क्रोमोजन? क्रोमोजन्स आर दी कंपाउंड बियरिंग क्रोमोफोर्स, जिनमें भी क्रोमोफोर होगा उन कंपाउंड्स को हम क्रोमोजन कहते हैं। तो देखो इस टर्म को याद रखो, क्रोमोजन क्या होता है? तो क्रोमोजन इज अ कंपाउंड बियरिंग क्रोमोफोर। देन व्हाट इज ऑक्सोक्रोम? व्हाट इज ऑक्सोक्रोम? अब ये जो कलर है, अगर हम किसी फाइबर्स पे अप्लाई करते हैं, तो फाइबर पे अप्लाई करने के बाद वो उस फाइबर को कलर कर देते हैं, परमानेंटली उसे कलर दे देते हैं। तो ये कैसे होता है? तो क्या होता है कि उसमें कुछ एसिडिक या फिर बेसिक ग्रुप्स होते हैं जो कि फाइबर्स के साथ स्टेबल केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, और उस स्टेबल केमिकल बॉन्ड के थ्रू ही वो उस फाइबर को अटैच हो जाते हैं। तो फाइबर के साथ अटैच होने के लिए उस पर्टिकुलर डाई को उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा, स्टेबल केमिकल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। और ये जो स्टेबल केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, इसमें जो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम ऐसे ग्रुप है जो कि फाइबर के साथ स्टेबल केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये ग्रुप एसिडिक भी हो सकते हैं या फिर बेसिक भी हो सकते हैं। सो व्हाट इज ऑक्सोक्रोम? These are acidic or basic groups which attach to the fiber by means of stable chemical bonds. Such group are called as oxochrome. For example, देखो acidic भी है और basic भी है, तो यहाँ पर ये दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर है OH, COOH, SO3H। ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, आपको पता है ऑक्सीजन के साथ अटैच जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो इसीलिए ये जो ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, और ये एसिडिक ऑक्सोक्रोम के एग्जाम्पल है। देखो ऑक्सोक्रोम दो टाइप के होंगे, जिस टाइप का उसका नेचर होगा उस ग्रुप का। तो ये पहले वाले जो है ये एसिडिक है और ये दूसरे वाले जो है वो बेसिक है। देखो ये अमाइन है और अमाइन के डेरिवेटिव है। तो ये NH2, ये मोनोडेरिवेटिव ऑफ अमाइन, यहाँ का एक हाइड्रोजन गया और उसकी जगह पर एक अल्किल ग्रुप आया, यानी कि इसका डेरिवेटिव है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है। और ये जो है यहाँ पर R2 दिखता है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है इसका। ये दो हाइड्रोजन जाएंगे, इसकी जगह पर ये दो R2 मतलब अल्किल ग्रुप आएंगे। तो ये बेसिक के एग्जाम्पल है और ये एसिडिक के एग्जाम्पल है। तो आया समझ में क्या होते हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम? ये अगर किसी कलर्ड कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तो ही उसे हम डाई कह सकते हैं, या फिर वो कंपाउंड डाई के तौर पर यूज कर सकते हैं, या फिर वो डाई होता है। अब देखो जो क्रोमोजन है यानी कि कंपाउंड बियरिंग क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो वो डाई बनेगी। ये क्रोमोजन जो है वो उसे कलर दे देंगे और ये ऑक्सोक्रोम उस कलर को फाइबर के साथ अटैच कर देगा, तो वो डाई बन जाएगी। अगर किसी कंपाउंड्स में मतलब क्रोमोजन होंगे, उस किसी सब्सटेंस में क्रोमोजन होंगे लेकिन उनमें ऑक्सोक्रोम नहीं होंगे, तो वो बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाएंगे। तो इसीलिए क्रोमोजन विदाउट ऑक्सोक्रोम आर नॉट डाइज। तो इसीलिए हर कोई मतलब हर कलर्ड सब्सटेंस डाई नहीं होता है, क्योंकि उनमें क्रोमोजन हो सकते हैं लेकिन अगर ऑक्सोक्रोम नहीं होंगे तो वो डाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर का। इनके सिवा डाई नहीं होती है। नेक्स्ट, जो नेचुरल डाइज है जो कि हमें एनिमल से या फिर प्लांट से मिलती थी, मतलब जिनका ओरिजिन एनिमल या फिर प्लांट थे, वो तो बहुत सालों से हमें पता है। नेचुरल डाइज बोथ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन नोन फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। बट आज के डेट में सभी जो डाइज है वो सिंथेटिकली मतलब प्रैक्टिकली
प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारी जो अभी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम मतलब नेचुरल सोर्सेस पे रहेंगे डिपेंड तो वो पूरी नहीं हो पाएगी, और वैसे भी जो नेचुरल डाई होती है उससे बेहतर होती है ये सिंथेटिक डाइज। अब सिंथेटिक डाइज नेचुरल डाइज से किस रिस्पेक्ट में सुपेरियर होती है? सो सी हियर द synthetic dyes are superior to the natural dyes। सुपेरियर होती है नेचुरल डाइज से, क्यों? बिकॉज दीज आर द डीपर एंड यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। ये डीपर होती है एंड यूनिफॉर्म होती है, इनकी क्वालिटी यूनिफॉर्म होती है। दीज आर द क्वाइट स्टेबल टू द वॉशिंग एंड लाइट या फिर वॉशिंग के प्रति क्वाइट स्टेबल होती है, मतलब इन पे वॉशिंग का या फिर लाइट का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। उसके साथ साथ इनकी क्वालिटी यूनिफॉर्म होती है, तो इस लिहाज से ये नेचुरल डाइज से बेहतर होती है। ठीक है, अब देखो अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है डाइज का, तो डाइज का हम ब्रॉडली 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें टाइप ऑफ जो क्रोमोफोर है, किस टाइप का क्रोमोफोर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के मोड के बेसिस पे। थर्डली एसिडिक और बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट। अभी हमने देखा था कि ऑक्सोक्रोम 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक या फिर बेसिक, तो उसमें किस टाइप का ऑक्सोक्रोम है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, उस बेसिस पे भी डाइज का क्लासिफिकेशन होता है। तो देखो ब्रॉडली 3 वे से हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन, नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोम। सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अभी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? देखो टाइप ऑफ क्रोमोफोर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ क्रोमोफोर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ क्रोमोफोर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइज। अब इनके बेसिस पे इनको फॉलोइंग टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। अगर इनमें नाइट्रो ग्रुप होगा, NO2 ग्रुप होगा, तो ये होगी नाइट्रोडाई। अगर इनमें नाइट्रोसो ग्रुप होगा तो ये होगी नाइट्रोसोडाई। द एग्जांपल्स आर पिक्रिक एसिड, नेप्थॉल LOS, मॉरिशस येलो, नेप्थॉल ग्रीन Y, etc। सेकंड एजोडाई। अगर इसमें एजो लिंकेज होगी, मतलब ये लिंकेज होगी N डबल बॉन्ड N, इसे एजो लिंकेज कहते हैं। अगर इस टाइप की लिंकेज होगी तो इसे हम कहते हैं एजोडाइज। इनका एग्जांपल है मिथिल ऑरेंज। थर्ड वन इज अ ट्राइफेनिल मीथेन डाइज, ट्राइफेनिल मीथेन डाइज, या फिर इसे हम ट्राइएरिल मीथेन भी कह सकते हैं। अब इसमें देखो एक कार्बन होता है, इसलिए इसे मतलब मीथेन से इसका नाम मीथेन है, एक ही कार्बन है उसमें, और ट्राइफेनिल मतलब 3 रिंग उस एक कार्बन को अटैच होती है, 3 फिनिल रिंग उस कार्बन को अटैच होती है, या फिर कह सकते हैं कि ट्राइएरिल 3 एरिल रिंग उसे अटैच होती है। एग्जाम्पल्स आर क्रिस्टल वॉयलेट, देन रोजा एनिलीन, मिथिन वॉयलेट, एनिलीन ब्लू, एक्सेट्रा। नंबर 4 थैलिन डाइज। नंबर 4 थैलिन डाइज। ये जो डाइज है, ये डाइज फिनॉल और थैलिक अनहाइड्राइड के कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर की जाती है। फिनॉल और थैलिक अनहाइड्राइड के कॉम्बिनेशन से उसे हम कहते हैं थैलिन डाइज। फिनॉल्फथैलिन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इंडिगोइड एंड थायो इंडिगोइड डाइज। Number 6 anthracnone dyes, and last one is a miscellaneous dyes। देखो इसमें एजाइन डाइज आती है, सल्फर डाइज, एजेंटिन डाइज, थैलोसाइनिन डाइज आती है, इसे हम बाद में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होती है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। अब देखो
These are the polynitro derivative of phenol and naphthals. Polynitro derivatives of phenol and naphthol. ये पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव होती है फिनॉल की या फिर नैप्थॉल की. फिनॉल तो आपको पता है नाइट्रो या फिर नाइट्रोसो ग्रुप अटैच होगा फिनॉल न्यूक्लियस को, मतलब फिनॉल रिंग को या फिर नैप्थॉल रिंग को. देखो फिनॉल और नैप्थॉल क्या होती है, ये फिनॉल है, ये नैप्थॉल है. क्या होता है, ये जो OH ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में आर्थो, मेटा या फिर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो या फिर नाइट्रोसो ग्रुप अटैच होता है. नाइट्रो या फिर नाइट्रोसो ग्रुप अटैच होता है. फिनॉल उसमें हो सकता है या फिर नैप्थॉल भी हो सकता है. ठीक है, देखो ये पोजीशन अल्फा, ये बीटा और ये गामा होती है, इसीलिए ये बीटा नैप्थॉल है. ठीक है, तो उसमें बेसिक जो न्यूक्लियस होगा वो या तो फिनॉल होगा नहीं तो फिर नैप्थॉल होगा, उस पे नाइट्रो या फिर नाइट्रोसो ग्रुप एज अ डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा. तो पॉलीनाइट्रो है, मतलब ज्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो होगा ही. एटलीस्ट वन नाइट्रो और नाइट्रोसो ग्रुप इज प्रेजेंट एट आर्थो और पैरा टू दी OH ऑफ फिनॉल. जो OH ग्रुप है उसके आर्थो या फिर पैरा ग्रुप को कम से कम एक नाइट्रो या फिर एक नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट होगा ही होगा. इट इज इंडस्ट्रियली लेस इंपॉर्टेंट. ये इंडस्ट्रियली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ये इंडस्ट्रियली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो इनके कलर फास्ट नहीं होते हैं, कलर आर नॉट फास्ट, मतलब डार्क नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो ये एग्जाम्पल है पिक्रिक एसिड. अब देखो इसमें बेसिक जो न्यूक्लियस है वो क्या है, बेसिक न्यूक्लियस है ये फिनॉल. क्या है, फिनॉल है. और देखो ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव है. ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव मतलब आर्थो पोजीशन पे दो आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका नाइट्रो डेरिवेटिव. ये तो ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव है फिनॉल का. 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल है ये. 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल. देखो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. तो 2, 4, 6 3 टाइम्स नाइट्रो है तो ट्राइनाइट्रो फिनॉल, पिक्रिक एसिड कहते हैं इसे. सेकेंड एग्जाम्पल है मॉरिशियस येलो. अब इसमें देखो इसमें नैप्थॉल न्यूक्लियस है. इसमें कौन सा न्यूक्लियस है, इसमें नैप्थॉल न्यूक्लियस है, जिसमें दो नाइट्रो ग्रुप एज ए डेरिवेटिव प्रेजेंट है. इसमें भी ये बीटा नैप्थॉल है और बीटा नैप्थॉल पे नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट है. ये है नैप्थॉल ग्रीन वाई. अब ये जो तीनों एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, इनमें फिनॉल नहीं तो नैप्थॉल है ही, और साथ ही साथ उस पे नाइट्रो या फिर नाइट्रोसो ग्रुप अटैच है, यानी कि ये पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव है फिनॉल या फिर नैप्थॉल के. नेक्स्ट नंबर 2 इज एजोडाइज. एजोडाइज क्या होती है, देखो इट कंटेन वन और मोर एजो ग्रुप. इसमें कम से कम एक या फिर एक से ज्यादा एजो ग्रुप होंगे. कंटेन वन और मोर एजो ग्रुप एज अ क्रोमोफोर. ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट इज OH, SO3H, अमाइन या फिर अमाइन का डेरिवेटिव. तो देखो इसमें क्या है, एसिडिक या फिर बेसिक दोनों ही टाइप के ऑक्सोक्रोम इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं. मतलब OH ग्रुप होगा, SO3H होगा, नहीं तो अमाइन होगा या फिर अमाइन का डेरिवेटिव होगा. तो अगर इनमें आपको इस टाइप का ग्रुप दिखता है, देखो पहचानने में बहुत आसान है. अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे और उसमें आपको दिखता है कि N डबल बॉन्ड N है, तो वो क्रोमोफोर के तौर पर एक्ट होगा और वो होगी एजोडाई. एजोडाइज में ऑक्सोक्रोम एसिडिक या फिर बेसिक हो सकता है. दिस हैज अ वाइड रेंज ऑफ कलर फ्रॉम येलो टू ऑरेंज या फिर ऑरेंज टू रेड. मतलब अच्छी खासी कलर रेंज होती है इनकी एजोडाइज की. इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, देखो जो जनरल स्टेप्स है इनके प्रिपरेशन के, वो है प्रिपेयर्ड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. नंबर 1,
डाइजोटाइजेशन ऑफ एरोमेटिक टू फॉर्म डाइजो सॉल्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि किसी एरोमेटिक अमाइन का डाइजोटाइजेशन करना होता है। एरोमेटिक अमाइन हम लेंगे, उसका डाइजोटाइजेशन करेंगे और डाइजोटाइजेशन करने के बाद हमें डाइजो सॉल्ट मिलेगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमें डाइजो सॉल्ट चाहिए जो कि हमें डाइजोटाइजेशन से मिलेगा एरोमेटिक अमाइन के। और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, वही जो डाइजो सॉल्ट हमें मिला है फर्स्ट स्टेप में, ये जो फर्स्ट स्टेप में हमें मिला था, ये सेकंड स्टेप में यहाँ पर यूज करना है विथ एरोमेटिक अमाइंस और फिनॉल। फिनॉल के साथ या फिर एरोमेटिक अमाइन के साथ इसको ट्रीट करना है, हमें मिलेगा एजो डाइज। सो फर्स्ट स्टेप इज डाइजोटाइजेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन टू फॉर्म डाइजो सॉल्ट। सेकंड इज डाइजो सॉल्ट प्लस एरोमेटिक अमाइन या फिर फिनॉल टू फॉर्म डाइजो डाइज। एग्जाम्पल्स आर मिथिल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, पैरा रेड, बिस्मार्क ब्राउन एक्सेट्रा। हमें मिथिल ऑरेंज को आगे डिस्कस करना है। तो देखो मिथिल ऑरेंज जो कि एजोडाई का एग्जाम्पल है। ऐसी होती है मिथिल ऑरेंज, इस टाइप की डाई होती है। देखो इसका कलर, ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो ये एजो ग्रुप है, एजो ग्रुप है मतलब ये एजो डाई है। इसमें एजो ग्रुप है तो ये एजो डाई है। और ये जो SO3H यानी कि इसका ऑक्सोक्रोम कौन सा है, SO3H है। अब ये यहाँ पर सोडियम सॉल्ट है, इसलिए यहाँ का H यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ये सोडियम सॉल्ट है। इसका सोडियम सॉल्ट के तौर पर ही इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जनरली, तो ये सोडियम सॉल्ट ही होता है। यहाँ पर क्या होगा, H यानी कि सल्फोनिक ग्रुप होगा। एजोडाई तो है ही क्योंकि इसमें एजो लिंकेज है। इसका देखो IUPAC नाम क्या है, इसका IUPAC नाम है डाइमिथिल अमाइनो एजोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। डाइमिथिल अमाइनो, तो यहाँ पर देखो ये दो मिथिल ग्रुप है, डाइमिथिल और ये अमाइन, डाइमिथिल अमाइनो। देन एजोबेंजीन, ये एजो ग्रुप, ये बेंजीन, एजोबेंजीन। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये है सल्फोनिक एसिड। सो इसका IUPAC नाम होता है डाइमिथिल अमाइनो एजोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये देखो ये सॉल्ट है, इसे सल्फोनेट कहेंगे हम, सोडियम का जो सॉल्ट है ना ये, ठीक है। अगर यहाँ पर H होगा तो ये सल्फोनिक एसिड होगा। इट इज अ एजोडाई कंटेनिंग वन एजो ग्रुप। यस, इसमें एक एजो ग्रुप है। इट कंटेन सल्फोनिक एसिड ग्रुप। देखो यहाँ पर सल्फोनिक एसिड SO3H है, तो ये एसिडिक ग्रुप कंटेन करता है, इसीलिए ये एसिडिक एजोडाई है। क्योंकि एजो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है तो एसिडिक एजोडाई है। SO3H जो ये ग्रुप होगा, ये SO3H मेक्स इट मोर सोल्यूबल एंड यूज एज अ रिएक्टिव पॉइंट फॉर फिक्सिंग डाइस। यस, क्योंकि ये जो SO3H है, मतलब यहाँ पर जो ग्रुप होगा SO3H, ये SO3H इसका ऑक्सोक्रोम है, तो ये रिएक्टिव पॉइंट फॉर फिक्सिंग तो होगा ही, रिएक्टिव पॉइंट फॉर फिक्सिंग डाइस। और साथ ही साथ ये इसको वाटर सोल्यूबल भी बना देता है, वाटर सोल्यूबल भी बना देता है। SO3H इसका ऑक्सोक्रोम है। अब देखो मिथिल ऑरेंज को प्रिपेयर कैसे करते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो। मिथिल ऑरेंज को प्रिपेयर कैसे करते हैं, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग टू स्टेप। अभी हमने देखा था कि जो डाइस किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, तो जनरल उसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले हमें उसका सॉल्ट बनाना पड़ता है डाइजोटाइजेशन प्रोसेस से, और सेकेंडली उस सॉल्ट को हम ट्रीट करते हैं किसी एरोमेटिक अमाइन के साथ या फिर फिनॉल के साथ। तो इसमें भी मतलब जनरल स्टेप जो देखे थे वही है ये। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग टू स्टेप्स। स्टेप 1 इज डाइजोटाइजेशन ऑफ सल्फानिलिक एसिड। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि डाइजोटाइजेशन करना है सल्फानिलिक एसिड का। अब डाइजोटाइजेशन सल्फानिलिक एसिड का करना है तो उसके लिए लगेगा हमें नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड लगेगा। देखो ये है सल्फानिलिक एसिड, यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर NH2 होना चाहिए, यहाँ पर NH2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको NH2 समझ लीजिए।
यहाँ पर NH2 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर NH2 होना चाहिए। अब ये जो नाइट्रस एसिड हमें यहाँ पर लगने वाला है, ये जो नाइट्रस एसिड हमें लगने वाला है, ये नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है। HNO2 नाइट्रस एसिड ये अनस्टेबल होता है, और ये अनस्टेबल होता है इसीलिए इसे हम इन सितु प्रिपेयर करते हैं, मतलब उसी रिएक्शंस कंडीशंस में इसे हम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे तैयार होता है, तो इसके लिए हमें लगेगा सोडियम नाइट्राइट NaNO2। ये सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट और HCl के कॉम्बिनेशन से ये हमें मिलेगा। अब ये अनस्टेबल है, तो इसी कॉम्बिनेशन से इसे हमें बनाना पड़ेगा, और ये उसी रिएक्शंस कंडीशंस में बनाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं कि इन सितु प्रिपरेशन होगा, इसका इन सितु प्रिपरेशन होगा। अब नाइट्रस एसिड हमने सोडियम नाइट्राइड और HCl के कॉम्बिनेशन से इन सितु हम बनाएंगे, वो इसके साथ रिएक्ट होगा। ये हमारा जो सल्फानिलिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट होगा, और उसके साथ रिएक्ट होके इसके लिए हमें मतलब जो टेम्परेचर है वो लो लगता है, आइस कोल्ड कंडीशंस लगती है। देखो टेम्परेचर कौन सा है इसमें, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब लो टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। डाइजोटाइजेशन की जो रिएक्शंस होती है उसके लिए लो टेम्परेचर ही लगता है, तो आइस कोल्ड कंडीशंस में इस रिएक्शंस को कैरिड आउट करना पड़ेगा। और सल्फानिलिक एसिड के साथ ये नाइट्रस एसिड ये सल्फानिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा। देखो ये जो है ना HNO2, ये वो नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्ट होगा, और इसके साथ रिएक्ट होके हमें ये डायजोटाइज सल्फानिलिक एसिड मिलेगा, डायजोटाइज सल्फानिलिक एसिड मिलेगा। देखो ये 2 टाइम्स H2O कैसे आया, देखो जनरल देखते हैं इसको हम। ये है H2O, एक H2O निकल गया, और ये दूसरा, ये वाला दूसरा HCl, ठीक है, H2O। तो ये 2 टाइम्स H2O इसमें से निकल जाएगा। यहाँ पर देखो ये जो बचा हुआ N है, ये N, ये डबल बॉन्ड N इस तरह से, और ये जो क्लोराइड है वो क्लोराइड। तो इस तरह से ये डायजोटाइज सल्फानिलिक एसिड बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डायजोटाइजेशन करना है सल्फानिलिक एसिड का। सल्फानिलिक एसिड के डायजोटाइजेशन के लिए हमें नाइट्रस एसिड लगेगा, जो कि HNO3 लगेगा, विच इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल होता है इसलिए we have to prepare it in situ by the combination of sodium nitrate, that is NaNO2 HCl, to give nitrous acid. Then the nitrous acid react with the sulfanilic acid in ice cold conditions, that is 0 to 5 degrees Celsius, to form diazotide sulfanilic acid. So this is the first step. ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला है, डायजोटाइड सल्फानिलिक एसिड मिला है। ये सल्फानिलिक एसिड जो है ये हम सेकंड स्टेप में यूज करेंगे। सो सेकंड स्टेप इज कपलिंग ऑफ डाइजो कंपाउंड विथ अ डाइमिथिल एनिलीन। जो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला था, देखो फर्स्ट स्टेप में हमें ये सल्फानिलिक जो एसिड है उसका सॉल्ट मिला था, डाइजोटाइड सल्फानिलिक एसिड हमें ये फर्स्ट स्टेप में मिला था। क्या कह रहे हैं हम, कपलिंग ऑफ डाइजो कंपाउंड। तो ये डाइजो कंपाउंड ये है, ये डाइजो कंपाउंड है जो हमें फर्स्ट स्टेप में मिला था, विथ अ डाइमिथिल एनिलीन, विथ अ डाइमिथिल एनिलीन। ये रहा डाइमिथिल एनिलीन, ये है डाइमिथिल एनिलीन। तो डाइमिथिल एनिलीन के साथ इसको हम अभी ट्रीट करेंगे, इसकी कपलिंग रिएक्शन होगी, और कपलिंग रिएक्शन होने के बाद इसमें हमें फाइनल अपना प्रोडक्ट मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने जो प्रिपेयर किया था डाइजो कंपाउंड, जो कि सॉल्ट हमने प्रिपेयर किया था, उसको हमें सेकंड स्टेप में डाइमिथिल एनिलीन के साथ ट्रीट करना है। इनमें कपलिंग रिएक्शन होगी। देखो क्या करना है, इस HCl को यहाँ से रिमूव कर दो, इस HCl को यहाँ से रिमूव कर दो। अगर यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा तो बाकी का जो पोर्शन है, इस ये जो रिंग है, ये रिंग और ये रिंग कनेक्ट हो जाएगी थ्रू दी दिस N डबल बॉन्ड N लिंकेज, यानी कि एजो ग्रुप के लिंकेज से ये दो रिंग अटैच एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगी थ्रू दिस ब्रिज। यही है एजो ग्रुप, यही है एजो ग्रुप। ये इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये जो एसिडिक ग्रुप है, ये जो एसिडिक ग्रुप है
ये एसिडिक ग्रुप का यहाँ पर सॉल्ट बना है। क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? बेस यूज किया है NaOH। अब जब बेस होगा तो बेस में तो एसिड ग्रुप एज इट इज एसिडिक तो एसिड ग्रुप तो नहीं रहेगा ना, वो रिएक्ट हो जाएगा इस बेस के साथ, और बेस के साथ रिएक्ट होने की वजह से ये एसिड यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पर जस्ट सोडियम सॉल्ट फॉर्म होगा मिथिल ऑरेंज का। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया हुआ है। देखो ये तो समझ में आता ही होगा आपके। ये सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट हमें मिला था, यानी कि जो डाइजोटाइज सॉल्ट मिला था, उस सॉल्ट को हमने यूज किया डाइमिथिल एनिलीन के साथ, और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिथिल ऑरेंज यहाँ पर मिला है। ये सोडियम सॉल्ट है मिथिल ऑरेंज का। ठीक है, सोडियम सॉल्ट क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पर NaOH है, यहाँ पर NaOH हमने यूज किया है। NaOH है तो इसीलिए वो एसिडिक ग्रुप एसिडिक नहीं रहेगा, वो उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो सोडियम सॉल्ट फॉर्म करेगा मिथिल ऑरेंज का। ठीक है, ये है प्रिपरेशन ऑफ मिथिल ऑरेंज। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? फर्स्ट स्टेप में हम डाइजोटाइजेशन करना है और सेकंड स्टेप में उनकी कपलिंग करनी है। ठीक है, अब देखो मिथिल ऑरेंज की कुछ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ये वाटर सोल्यूबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें SO3H ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इसीलिए। सेकेंडली ये डाई के तौर पर यूज करते हैं, जनरली आइसोलेटेड एज अ सोडियम सॉल्ट। अभी हमने देखा था कि सोडियम सॉल्ट के तौर पर ही इसको हमने आइसोलेट किया था। ठीक है, इट इम्पार्ट द ऑरेंज कलर, इट इम्पार्ट ऑरेंज कलर, इसके नाम में ही लिखा है मिथिल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर इम्पार्ट करता है जहां पर हम इसे यूज करेंगे। इट इज यूज एज इंडिकेटर इन एसिड अल्कली टाइट्रेशन। देखो ये बहुत फेमस है एज अ इंडिकेटर इन एसिड अल्कली टाइट्रेशन। जो बेसिक सॉल्यूशन होता है इसमें इसका कलर ऑरेंज होता है और रेड येलो ऑरेंज होता है इन अल्कली एंड रेड होता है इन एसिड, रेड होता है इन एसिड। सो यहाँ तक आज के लिए इतना काफी है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।